एवरीबॉडी। मैं हूं सुप्रिया कुमारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल चैप्टर। बायोलॉजी का एक चैप्टर है सेल या कोशिका। वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पढ़ना। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो देखिए, ये है मेरा एजुकेशनल ऐप सुप्रिया जीएस स्टडी सेंटर के नाम से, जिसमें कि आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी पर हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ली जाती है। आपको इंडिविजुअल क्लासेस अगर चाहिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहिए, वो भी मिल जाएगा। कंबाइंड सारे सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, वो भी मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फी पर सारा कुछ, सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप के डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर आपको क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वहाँ कुछ डेमो क्लासेस भी लगे हुए हैं। वो डेमो क्लासेस को भी आप सर्च विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आपको क्लास जैसा भी लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली केयर करके उनके एग्जाम के रिगार्डिंग अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाता है। यहाँ हमारा आप नीचे देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल। जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पे ले रही हूँ उसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। ये रहा मेरा नंबर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके किसी भी तरह से आप सारी इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं सेल चैप्टर। सेल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, सेल क्या होता है, सेल किसको कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि हमारा जो सेल है उसको बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, साइटो कहा जाता है। सेल को बायोलॉजी में साइटो कहा जाता है। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल। और सेल की स्टडी को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। सेल की स्टडी को कहा जाएगा साइटोलॉजी, सेल को कहा जाएगा साइटो। अब देखिए, बहुत लोग को ये जानकारी होगी कि सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है। आप ही बताइए कि क्या सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, या सेल से भी छोटा कुछ है हमारे शरीर में। तो आप लोग नाम सुने होंगे ना, किसका, क्रोमोसोम का, डीएनए का, आरएनए का। वो किसके अंदर होता है, एक सेल के अंदर होता है। या और भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। कोशिकांग जो है वो किसके अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। तो कोशिकांग तो कोशिका से छोटा हुआ ना। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आरएनए है ना, डीएनए, तो क्या ये सेल से बड़ा हो जाएगा, नहीं। सेल उनका क्या है, घर है। और कहिए कि डीएनए आरएनए ये सब क्या है, कमरे हैं। तो क्या हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि इसका ये जो कमरा है ना पूरे घर से बड़ा है, कैसे हो जाएगा। कमरा किसी भी केस में घर से तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि वो घर के अंदर है। तो सेल ऑर्गेनिल्स जो है वो सेल से छोटे ही हैं, क्योंकि सेल के अंदर है। तो सेल हमारा सबसे छोटा ऑर्गन नहीं है। हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल नहीं है। स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे बॉडी का सेल नहीं है। ठीक है, सेल हमारे बॉडी का क्या है, मूलभूत इकाई है, मतलब बेसिक यूनिट है। हम लोग कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिक यूनिट है सेल। बेसिक क्यों है, क्योंकि सेल के ही मिलने से क्या बना, टिश्यू बना है ना। फिर टिश्यू के मिलने से क्या बना, ऑर्गन बना। ऑर्गन के मिलने से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बना, पूरा ऑर्गेनिज्म बना। तो सबसे बेसिक यूनिट कौन रहा, सेल रहा। जैसे एक घर हम बना रहे हैं, तो घर का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ईंट है। ईंट को ही तो जोड़ेंगे, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट। तो ईंट क्या है, बेसिक यूनिट है। उसी तरह से हमारे शरीर का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। जिसको कि जोड़ जोड़ कर पूरा शरीर हमारा तैयार होता है। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि पूरे शरीर का स्ट्रक्चर कौन तैयार कर रहा है, कोशिका कर रहा है, सेल कर रहा है ना। इसीलिए कोशिका को क्या क्या कहा गया है, स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है, क्योंकि एक अकेला सेल पूरा बॉडी का फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक अकेला सेल अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, पूरा फंक्शन वो कर सकता है। इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहा गया है। तीनों बात समझ में आ गया आपको। बेसिक क्यों कहते हैं,
स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, फंक्शनल क्यों कहते हैं। तो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है कौन, कोशिका या सेल। ठीक है। अब चलिए, सेल के मिलने से 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, 20, क्योंकि देखिए अकेला एक सेल ना हमारे ऐसे नेकेड आई से विजिबल भी नहीं है, बहुत ही छोटा होता है, हम नहीं उसको देख पाएंगे। तो सेल के मिलने से क्या बना, टिश्यू बना या ऊतक बना। ऊतक के मिलने से क्या बना, ऑर्गन बना या अंग बना। अंग के मिलने से क्या बना, अंग तंत्र बना। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम का, तो जैसे हमारे बॉडी में है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा, किसको किसको मिला के हम लोग कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो खाना खाना हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, पहले खाना कहाँ ले जाएंगे, मुंह में ले जाएंगे। तो माउथ आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। फिर उसको क्या करेंगे, चबाएंगे, तो हमारा दांत आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, है ना, जीभ आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। फिर उसको हम निगलेंगे, निगलेंगे तो एक बड़ा सा पाइप है, उसके थ्रू पेट में खाना जाता है। तो वो पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। वो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। फिर हमारा पेट में खाना गया, वहां पर भी कुछ डाइजेशन होता है, तो स्टमक हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। उसके बाद क्या है, इंटेस्टाइन है या आंत है, बड़ी आंत छोटी आंत, वो भी पार्टिसिपेट करता है किसमें, डाइजेशन में। फिर हमारा लीवर है, गॉल ब्लाडर है, ये सब भी किसके पार्ट हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो देख रहे हैं आप, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है और अंग तंत्र है, पाचन तंत्र, जिसमें क्या है, कई अंग सम्मिलित है। सारे अंग को सम्मिलित करके ही हम कहेंगे कि ये पाचन तंत्र हुआ, जिसमें हमारा मुंह आएगा, पेट आएगा, आंत आएगा, लिवर आएगा, सब कुछ आएगा। तो इस तरह से अंग तंत्र बनता है, पूरे अंग को मिलाकर। तो हमारे शरीर में क्या क्या अंग तंत्र है, ये ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र। फिर क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, श्वसन तंत्र, सांस लेते हैं हम लोग, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, नाक होता है, फेफड़ा होता है, तो वो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें क्या क्या आता है, हमारा हार्ट आता है, रक्त की आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, तो ये सब क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन आता है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हम जो खाते हैं उसको, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, जो कि हमारे शरीर का ढांचा है, कंकाल तंत्र जिसको कि आप कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके हेल्प, जिसकी मदद से क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो ये सारा सिस्टम कंप्लीट करके ही ना एक पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। क्या ऐसा कोई इंसान है जिसके जिसके पास पाचन तंत्र ही नहीं है, ऐसा होता तो वो बिना खाए ही रह लेता, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर किसी में कोई तंत्र नहीं रहेगा तो वो इंसान एबनॉर्मल हो जाएगा, वो नॉर्मल इंसान नहीं रहेगा। तो इस तरह से पूरे अंग तंत्र को मिलाकर क्या बना, एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। तो ऑर्गेनिज्म बना कैसे, सेल से, है ना, सेल से ही बना। तो सबसे बेसिक यूनिट कौन हो गया, सेल हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको सेल का डेफिनेशन। चलिए, अब सेल का डिस्कवरी कौन किया। तो सेल का डिस्कवरी आप लोग पढ़े होंगे कि सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने डेड सेल खोजा था, मरा हुआ कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। उसने क्या, प्लांट के कॉर्क सेल में, मतलब प्लांट का जो समझिए कि एक तरह से छाल होता है, कॉर्क होता है, उसमें उसने सेल को खोजा, लेकिन वो डेड सेल था। लेकिन उपलब्धि जाती है रॉबर्ट हुक को ही, क्योंकि सबसे पहले इसी ने सेल या कोशिका के बारे में बताया। तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने खोजा था मरा हुआ कोशिका, रॉबर्ट हुक ने मरा हुआ कोशिका खोजा था। फिर लाइव सेल का खोज किया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या सिर्फ ल्यूवेनहॉक भी आप याद रख सकते हैं। इसने किसका खोज किया, लाइव सेल का खोज किया। इसको बारिश का पानी में बैक्टीरिया मिल गया और उसने बता दिया कि ये बैक्टीरिया है और इसमें लाइव सेल है। तो लाइव सेल का खोज किसने किया, ये डिस्कवरी किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने किया। ठीक है। अब देखिए, डेड सेल रॉबर्ट हुक, लाइव सेल ल्यूवेनहॉक, है ना, हुक और हॉक ये दोनों मिलकर डेड और लाइव सेल का खोज किया। हुक पहले मरा हुआ और फिर हॉक क्या किया, जिंदा का खोज किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्लाइडन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एंड स्वान। ये दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया, मतलब कि सेल के बारे में कुछ और बातें बताई।
कि सेल क्या करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में सेल। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया, सेल थ्योरी दिया। अब देखिए सेल जो होता है, कोशिका जो होती है, कोशिका के केंद्र, कोशिका क्या क्या होता है, कोशिका का शेप सर्कुलर, और कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है ना, जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। उसका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक का खोज या सेल के न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, तो ये कुछ नाम हो गए जो कि आपको याद रखने हैं, जो जिससे कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क करता है कोई एग्जाम में। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका। अगर सारे में बात करें प्लांट एनिमल एनिमल सबको मिलाकर, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, ऑस्ट्रिच के एग की, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो आपका नारियल पानी आप लोग देखे होंगे ना, उतना बड़ा होता है, और वो सिर्फ एक सेल का बना होता है, मतलब उतना बड़ा एक सेल। तो इसलिए सबसे बड़ा सेल किसको कहा गया, लार्जेस्ट सेल किसको कहा गया, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, तो वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नाम का एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सारा नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नाम का एक बैक्टीरिया है, जो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसका। और इस बैक्टीरिया को पीपीएलओ भी कहते हैं, है ना, पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्यों ऐसा कहा जाता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो पीपीएलओ है ना, या फिर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है, वो निमोनिया कॉज करता है ना, निमोनिया डिजीज, एक तरह का निमोनिया डिजीज कॉज करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया क्या, सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका हम लोग देख लिए, सबसे छोटी कोशिका हम लोग देख लिए, ओवरऑल सारे को मिलाकर। चलिए अब हम लोग आते हैं ह्यूमन में, इंसान में। तो ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ओवम है। ओवम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फीमेल गैमिट है ना, ओवम। तो ओवम सबसे बड़ी कोशिका है फीमेल में, और या फिर ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ओवम है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो स्पर्म होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल गैमिट कहलाता है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। फिर हम देखते हैं सबसे लंबी कोशिका, द लॉन्गेस्ट सेल। वो कौन सी कोशिका होती है, तो न्यूरॉन सेल, तंत्रिका तंतु कोशिका कहिए, तंत्रिका तंत्र में जो होता है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल सबसे लंबी सेल है, सबसे लंबी कोशिका। ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको एज इट इज याद रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। स्लाइडन एंड स्वान ने क्या कहा सेल थ्योरी के बारे में, तो देखिए स्लाइडन एंड स्वान ने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। ठीक है, एक्सेप्शन है वायरस, वायरस जिसमें की एक्सेप्शन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड में इसने क्या कहा कि सेल्स आर टोटी पोटेंट। देखिए टोटी पोटेंट का मतलब क्या होता है कि एक अकेला सेल डिवाइड कर करके पूरे बॉडी का निर्माण कर सकता है। एक सिंगल सेल डिवीजन करके पूरे बॉडी का निर्माण कर सकता है। देखते हैं आप लोग कहीं पे कट जाता है हम लोग का, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो घाव भर जाता है ना, क्यों, क्योंकि वहां का सेल डिवीजन हो जाता है, डिवाइड हो के वो पूरा घाव को भर देता है। तो सेल का इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं टोटी पोटेंसी। तो सेल कैसा होता है, टोटी पोटेंट, एक सिंगल सेल पूरे बॉडी का निर्माण कर सकता है। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड में कि सेल जो है ना, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्ट्स इंडिपेंडेंटली इन इट्स ग्रोथ, डिवीजन एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब देखिए हर एक सेल अपना ग्रोथ, अपना डिवीजन और अपना मेटाबॉलिज्म, मतलब कि लाइफ जिंदा रहने का एक प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म, ये खुद करता है। ऐसा नहीं कि एक सेल दूसरे पे डिपेंड रहेगा कि अच्छा वो हमको खाना देगा तो हम खाएंगे, वो हमको पानी देगा तो हम पिएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट, ये सारा क्या करता है, खुद करता है, उसको जरूरत नहीं है दूसरे सेल की। तो एक सेल अपना ग्रोथ करने के लिए, अपना डिवीजन करने के लिए और अपना मेटाबॉलिज्म करने के लिए अपने आप में ही वो कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आगे देखते हैं,
आगे में क्या इसने बताया सेल थ्योरी में कि न्यू सेल जो है ना वो किससे बना है, डिवीजन से बना है। किससे? पहले कोई सेल होगा, वो डिवाइड करके क्या किया, नया सेल बनाया। पहले कोई सेल होगा, वो डिवाइड करके क्या बनाया, नया सेल बनाया। तो न्यू सेल्स जो होते हैं ना वो डिवीजन से बनते हैं। किसके डिवीजन से? प्री एग्जिस्टिंग सेल के। यानी कि देखिए, जब इम्ब्रियो बनता है या भ्रूण बनता है, तो एम्ब्रियो बनने के पहले क्या रहता है, वो जाइगोट रहता है ना। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलता है तो जाइगोट बनाता है। वही जाइगोट डिवाइड कर करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो भी क्या है, एक सेल है ना। न्यू सेल हो गया। और ये किससे बना, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जाइगोट से। तो एक न्यू सेल हमारा जो है वो किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, या पहले जो सेल बना हुआ है उससे बनेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि सेल में क्या है, लाइफ होता है। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल। सेल में क्या है, लाइफ है ना। जिन सेल क्या होता है, जिन मतलब लाइव होता है, लाइफ होता है सेल में। फिर सेल क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और वो पास भी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। सेल क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करता है और उसको एक्सप्रेस भी करता है। मतलब कि डीएनए और आरएनए जो सेल का है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसको कि सेल अपने अंदर अपने न्यूक्लियस में स्टोर करके रखेगा। ठीक है। मान लीजिए मदर फादर में वो स्टोर है, तो वो किस में पास होगा, उनके बच्चे में पास होगा। और पास होने के बाद जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, दिखेगा भी, है ना। देखते हैं बच्चे का फेस फादर से मिल रहा है, मदर से मिल रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है सेल अपने आप को। ठीक है। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल सेल में जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। कहने का मतलब सेल जो है वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करेगा, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करेगा, और फिर क्या करेगा, सॉरी, क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास भी करेगा। तो ये कुछ सेल थ्योरी था सेल से रिलेटेड, जिसको कि किसने बताया था, स्लाइडर एंड स्वान ने बताया कि सेल ऐसा होता है ना। जिससे कि हमको सेल के बारे में और पता चला। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो सेल को खोज दिया कि वो डेड सेल है, लिविन हॉक ने भी सेल को खोज दिया कि लाइव सेल है, लेकिन सेल के बारे में और जानकारी किसने दिया, यही दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर आगे बताया, स्लाइडर एंड स्वान ने। ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग थ्योरी देख लेंगे, फिर हम आपको डायग्राम से भी बताएंगे, है ना। डायग्राम्स भी आपको हम बताएंगे कि क्या क्या सेल का डायग्राम में किसको कौन कहाँ पर है, ये भी हम बताएंगे। पहले थ्योरीज को देख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कोशिका में क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा, सेल वॉल होगा। ठीक है। सबसे पहली बात, सेल वॉल होगा, लेकिन सेल वॉल जो होगा ना सिर्फ प्लांट सेल में होगा। प्लांट सेल में होगा, कुछ बैक्टीरिया के सेल में होगा, कुछ एल्गी के सेल में होगा, और कुछ फंगी के सेल में होगा, है ना। सेल वॉल किस में रहता है, प्लांट में, बैक्टीरिया में, एल्गी में, फंगी में। तो एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, ये क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, छोटे छोटे जीव हो गए। और प्लांट तो बड़ा है, हम लोग को दिखता है। हम्म। तो हम लोग प्लांट से समझते हैं। तो देखिए, प्लांट का जो जैसे प्लांट है, तो देखिए प्लांट को कहाँ रहना है, प्लांट क्या हमारी तरह कपड़ा पहन सकता है पौधा? नहीं। उसको ठंड भी बर्दाश्त करना है, गर्मी भी सहना है, बारिश भी झेलना है, हर कुछ झेलना है प्लांट को। ठीक है। प्लांट को कोई काट दिया, है ना, कोई खुरेच के चला गया, खुरेद के चला गया, तो हर कुछ उसको झेलना है। तो उसके ऊपर हार्ड कवर होना चाहिए ना, तभी तो वो झेल पाएगा। अब वो सॉफ्ट रहेगा प्लांट से, तो तुरंत बारिश आया गिर गया मर गया, है ना। जा उसको ठंड हुआ तो उसको ठंड लग गया मर गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्लांट को हर कंडीशन में रेजिस्ट करना है, तो इसीलिए उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग लगा होता है प्लांट सेल के बाहर, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। यानी कि प्लांट सेल का सबसे बाहरी परत जो है या बाहरी आवरण जो है, एक्सटर्नल पार्ट, सबसे बाहर का जो पार्ट है, उसको हम लोग कहेंगे सेल वॉल। और ये सेल वॉल किसका बना रहेगा, सेलुलोज का बना रहेगा। ठीक है। तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन, ये दो चीज का बना होता है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन इसका बना होता है। फिर हम लोग देखते हैं एल्गी, शैवाल में एल्गी का सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का और पॉलीसैकेराइड्स का। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है एल्गी का सेल वॉल। ठीक है।
फिर बैक्टीरिया का सेल वॉल देखते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन का बना होता है। फिर हम लोग देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का एक टाइप है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी रहेगा और क्या रहेगा, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकॉन। यानी कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन का और स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना रहेगा। फंगी का सेल वॉल हम लोग देखते हैं काइटिन का बना होता है। फंगी का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। और डाई एटम का सेल वॉल देखिए, डाई एटम क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है। डाई एटम जो है ना एल्गी का ही एक टाइप है। इसका सेल वॉल सिलिका का बना होता है। ये 5-6 सेल वॉल याद रखना है आपको कौन किसका होता है। प्लांट का किससे बना हो गया, सेलुलोज और पेक्टिन से। एल्गी का सेल वॉल किससे बना हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ हो गया, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन से। आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हो गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन और स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हो गया। फंगस का सेल वॉल किससे बना हो गया, काइटिन से बना हो गया। और डाई एटम जो है एक कोशिकीय शैवाल है, उसका सेल वॉल किससे बना हो गया, सिलिका से बना हुआ हो गया। तो ये 5-6 पार्ट आपको याद रखना है, नेम किसका सेल वॉल किससे बना हुआ है ना। एग्जाम्स में सीधा पूछ देगा बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, या बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है। तो आपको याद रहेगा तो आप फट से आंसर क्या करेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन। पूछ देगा आपसे कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या हम लोग आंसर करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, चलिए अब देखिए सेल वॉल जो होता है ना हमारा, ये परमिएबल होता है। परमिएबल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ये आर पार होने देता है। जैसे प्रोटीन का मॉलिक्यूल ये आर पार होने देगा। तो सेल वॉल क्या है, परमिएबल होता है, यानी कि आर पार इससे होकर छोटे छोटे पदार्थ या सब्सटेंस आर पार हो सकते हैं। अब देखिए सेल वॉल क्या है, कह रहे हैं आपको कि सेल वॉल हार्ड है ना। तो सेल वॉल हार्ड है तो ये क्या होगा, प्लांट को रिजिडिटी देगा, कठोरता देगा, ठीक है, स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। ये 3 चीज प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस या रिजिडिटी, मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। ये तीनों चीज देगा किसको, प्लांट को। सेल वॉल क्या काम करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है टेम्परेचर में, और फिर हार्मफुल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी आपको बताया ना, बारिश हो गया या और भी जो जितने भी केमिकल्स वगैरह हो गए, उससे किसको बचा के रखता है, प्लांट को बचा के रखता है, प्लांट के सेल को बचा के रखता है। तो ये हो गया सेल वॉल। सेल वॉल किसको कहते हैं, किसका बना होता है, क्या काम होता है, क्यों प्लांट में सेल वॉल का जरूरत है। ठीक है, तो क्या सेल वॉल एनिमल में होगा, नहीं होगा। सेल वॉल किस में होगा, सिर्फ प्लांट में होगा। प्लांट सेल का आउटर पार्ट क्या होगा, सेल वॉल होगा या कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन को हिंदी में झिल्ली बोला जाता है, या प्लाज्मा झिल्ली, दोनों एक ही बात है। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल का सेकेंड पार्ट है, दूसरा पार्ट, इनर पार्ट। मतलब सेल वॉल सबसे बाहर रहेगा और सेल वॉल के अंदर में क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा। लेकिन एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या हो गया, एनिमल सेल का सबसे बाहरी पार्ट क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। एनिमल सेल का सबसे बाहरी परत, है ना। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड जो है ना ये प्रोटीन का ही छोटा पार्ट है, लिपिड नहीं सॉरी, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड जो है ये फैट का छोटा पार्ट है, मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, फैट का। तो सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा वो किससे मिलकर बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सबसे बाहरी परत है किसका, कोशिका, सॉरी किसका, एनिमल का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल का सबसे बाहरी परत है और प्लांट का अंदर वाला परत है, कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी देखे कि सेल वॉल जो है ना वो परमिएबल था।
स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल के लिए, जैसे स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रोटीन हो गया, ये सब के लिए सेल वॉल जो था वो परमिएबल था। लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल करने का मतलब अर्ध पारगम्य, या फिर कहिए कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। यानी कि वो खुद देखेगा सेल कि ये चीज मेरे में से बाहर जाना चाहिए कि नहीं, है ना, क्या ये मेरी जरूरत का है। अगर जरूरत है हम क्यों दें फिर दूसरे को। अगर मान लीजिए दूसरों को भी जरूरत है, मेरे पास ज्यादा है, हमको देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, तब वो क्या करेगा, भेजेगा। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल है। ये सेलेक्टेड मटेरियल को अलाउ करता है कि तुम मेरे से होकर बाहर जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन और क्या काम करेगा, एनिमल सेल को या फिर सेल को क्या देगा, ये भी क्या देगा, शेप देगा, शेप को मेंटेन करके रखेगा सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन भी शेप को मेंटेन करके रखेगा, नहीं तो फिर सेल का शेप क्या हो जाएगा, उबड़ खाबड़ जैसे तैसे हो जाएगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी क्या करता है, सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। और ये क्या करेगा, सेल के ग्रोथ में हेल्प करेगा, सेल को आगे मतलब ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। और ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, सब्सटेंसेस का, एक से दूसरे सेल में। अभी हम लोग अभी बताया ना आपको कि ये देखता है कि अगर दूसरे को हेल्प करना है और मेरे पास वो सब्सटेंस है ना, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, पदार्थ को अपने में से दूसरे को भेजेगा। तो इस तरह से क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सब फंक्शन हो गया सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दो चीजें हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग के बारे में। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिकांग होते हैं। अब कोशिकांग को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव के बारे में। साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य, नाम से आपको पता चल रहा है कि द्रव्य है। तो ये कहाँ होता है कोशिका द्रव्य, ये आपको होगा सेल वॉल सबसे बाहर हो गया प्लांट में, एनिमल में सबसे बाहर क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, और उसी के अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म एक तरह से कहिए कि लिक्विड है ना, और एकदम मतलब कहिए कि गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है। ये भरा हुआ होता है सेल में, गोल हो गया सेल और उसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। क्यों ये लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में क्या है, सेल है, हमारे बॉडी में सेल है। और जब ये सेल है तो सेल क्या करेगा, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होगा, और सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोई लाइसोसोम हो गया, कोई अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स। अब मान लीजिए कि एक बोरा में हम दो चार चीज, जैसे कि हम ग्लास, चम्मच, कटोरी, पत्थर, पेन सब डाल दिए, तो और वो हिलाते हैं बोरे को, तो वो क्या होगा, हिलेगा ना, सब आवाज करेगा एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ टकराएगा, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो सेम तो हमारा सेल में भी होगा। ये भी तो एक सैक की तरह है, बोरे की तरह ही है, इसमें सारा सेल ऑर्गेनल भरा हुआ है। और अगर कुछ ऐसा चीज ना हो जो उनको आपस में टकराने से रोके, तब तो सारा ऑर्गेनल क्या करेगा, एक दूसरे से टकराते रहेगा, है ना, एक दूसरे से टकराते रहेगा। जैसे चल क्या करे, माइटोकॉन्ड्रिया टकरा गया लाइसोसोम से, भगा गए, चलो दूर हटो, क्यों टकरा रहे हो भाई। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अनकंफर्ट फील होने लगेगा फिर सेल ऑर्गेनल को। तो इसीलिए उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल ऑर्गेनल के बीच फ्रिक्शन होने से बचाता है, कॉलिजन होने से बचाता है, मेंटेन करके रखता है उनके बीच के स्पेस को। ये गाढ़ा भी होता है, और उसके अंदर समझिए कि ये गाढ़ा है और उसके अंदर सारे सारे सेल ऑर्गेनल इस तरह से पड़े हुए हैं। और उनको क्या क्या होने से बचा रहा है, आपस में फ्रिक्शन या कॉलिजन होने से बचा रहा है। ठीक है, तो सारे सेल ऑर्गेनल्स किस में रहते हैं, साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। और वो पार्ट साइटोप्लाज्मा का या कोशिका द्रव का वो पार्ट जहां पर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोसोल कहेंगे। वो पार्ट जहां पे कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है उसको साइटोसोल कहा जाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा क्या करता है, डैमेज होने से हेल्प बचाता है, सब्सटेंस को क्या करेगा, डैमेज होने से बचाएगा, या फिर सेल ऑर्गेनल को डैमेज होने से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, टकराने नहीं देगा। फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो है वो सब्सटेंस को, जैसे कि हार्मोन्स हो गया, है ना, या फिर सेलुलर वेस्ट हो गया,
हॉर्मोन्स हो गया, उसको क्या करेगा, एक जगह से, जैसे सेल ऑर्गेनेल अपने में से तो निकाल दिया सब्सटेंस को, अपने में से मान लीजिए हार्मोन निकाल दिया सेल का कोई ऑर्गेनेल, निकाल के कहाँ छोड़ा, साइटोप्लाज्म के पास छोड़ा। अब वो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनेल के पास पहुंचा देगा। तो सेल के अंदर, विद इन द सेल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, साइटोप्लाज्म करता है। साइटोप्लाज्म के थ्रू सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में जा सकता है। और सेल भी, सेल में भी तो क्या होता है, सेल के पास क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल होगा। तो सेल ऑर्गेनेल भी तो डेड हो जाता है, मर जाता है, कभी कभी लाइसोसोम मर जाएगा, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा, तो वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो वो उस वेस्ट को डिसॉल्व करने का काम करता है कौन, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो सेलुलर वेस्ट है उसको क्या करेगा, डिसॉल्व भी कर लेगा। तो इस तरह के ये सब फंक्शन है किसके, साइटोप्लाज्म के। ठीक है, समझ गए साइटोप्लाज्म। सब आपको डायग्राम से भी समझाएंगे, ड्राइंग से भी, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद क्या आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए, सेल है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, और फिर सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझिए कि न्यूक्लियस एक छोटा सेल है, बड़ा सेल, बड़ा सेल के अंदर छोटा सेल। तो बड़ा सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, तो उसके अंदर केंद्र में एक छोटा सा और सेल है, तो उसके अंदर भी तो लिक्विड भरा हुआ रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि अंदर वाले छोटे से सेल को क्या कह रहे हैं हम, न्यूक्लियस कह रहे हैं, और उसके अंदर भरा हुआ क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, या फिर इसको केंद्रिका द्रव भी कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। ये भी वैसा ही होता है, विस्कस लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। सेल दो तरह का, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बताएंगे क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक में क्या रहेगा, केंद्रक में हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, ये सब किस में होता है, केंद्रक में होता है। और केंद्रक में ये डीएनए आरएनए कहाँ रहेगा, वही न्यूक्लियोप्लाज्म में रहेगा। जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सारा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल रहेगा, है ना, डूबा हुआ। वैसे ही केंद्र में केंद्रिका द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसमें क्या क्या डूबा हुआ है, आपका डीएनए, आरएनए, ये सारा जेनेटिक मटेरियल डूबा हुआ है किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, फिर ये क्या है, सेल में न्यूक्लियर में, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करेगा कि न्यूक्लियस से, जो भी न्यूक्लियस में जो भी आपका वैसा सब्सटेंस है जिसको की जरूरत है किधर, साइटोप्लाज्म में, वो भेजेगा उसको। जैसे कि आरएनए, आरएनए का जरूरत है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि आरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा तो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो ये उस सब्सटेंस को क्या करेगा, भेजेगा। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, न्यूक्लियोप्लाज्म मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको, साइटोप्लाज्म को, जो कि सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटीन इंपॉर्टेंट, प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो सेल क्या जिंदा रह पाएगा, मेटाबॉलिज्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जैसे साइटोप्लाज्मा में हम लोग देखें कि साइटोप्लाज्मा क्या करता है, एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल तक पदार्थों को पहुंचाता है, जैसे हार्मोन्स हो गया, या फिर सेल का जो वेस्ट है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और क्या करता है, फ्रिक्शन होने से बचाता है। उसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्मा भी क्या करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा न्यूक्लियस से लेकर सब्सटेंस को किसको भेजेगा, साइटोप्लाज्मा में भेजेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा में भेजेगा, और क्या वो देखेगा कि उस, अगर सेल के लिए जरूरी सब्सटेंस है भाई, प्रोटीन के बिना सेल मर जाएगा, तो इसलिए वो आरएनए को भेज देगा कि जाओ तुम जाके क्या करो, प्रोटीन बनाओ। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, लाइफ है सेल का। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का लाइफ है। कैसे कह सकते हैं कि सेल का लाइफ है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि सेल के अंदर क्या है, कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम हुआ, गोल्जी बॉडीज हुआ, सब पढ़ेंगे हम लोग, है ना, प्लास्टिड हुआ, वैक्यूल, बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया ना, कि सारे सेल ऑर्गेनेल को सेल से निकाल दिया। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनेल को सेल से निकाल दिया, लेकिन फिर भी देखा कि सेल जिंदा है। ठीक है, सेल फिर भी देखा कि जिंदा है। फिर क्या किया वो लोग, सिरिंज लगा के साइटोप्लाज्मा निकालना शुरू किया। साइटोप्लाज्म जैसे ही निकाल लिया सारा, वैसे ही सेल क्या हुआ, डेड हो गया, मर गया।
तो समझा कि अच्छा साइटोप्लाज्म है सेल का लाइफ, यानी कि साइटोप्लाज्मा नहीं रहेगा तो सेल जिंदा नहीं बचेगा। उसी तरह से न्यूक्लियस से भी जब उन लोगों ने न्यूक्लियस से क्या किया, न्यूक्लियोप्लाज्मा को जब निकाला तो देखा कि न्यूक्लियस भी मर गया। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों एक साथ क्या है, सेल का लाइफ है। और दोनों को क्या कहेंगे हम लोग एक साथ, प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों, ये दोनों जब नहीं रहेगा ना तो सेल डेड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के बिना सेल मर गया, न्यूक्लियोप्लाज्मा के बिना उसके अंदर का न्यूक्लियस मर गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटोप्लाज्म में दोनों आता है, साइटोप्लाज्मा प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना ही देखेंगे, आज यहीं तक देखेंगे। क्या क्या हम लोग देख लिए, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम लोग क्या क्या देखे। सबसे पहले हम लोग देखे सेल के बारे में, सेल के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन था। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सेल थ्योरी के बारे में। फिर हम लोगों ने क्या देखा, पार्ट ऑफ सेल, जिसमें कि हम लोगों ने देखा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लांट में, है ना, और बैक्टीरिया में, एल्गी में, फंगी में। किसका सेल वॉल किस सब्सटेंस का बना होता है हम लोग ये देख लिए। सेल वॉल कैसा होता है, परमीएबल होता है, हम लोग ये सब देख लिए। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है ये देख लिए। उसके बाद हम लोग देख लिए क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्यों सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और क्या क्या काम है सेल मेम्ब्रेन का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना। फिर हम लोग देखे क्या, साइटोप्लाज्म देखे, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का क्या काम है वो देख लिए। फिर हम लोग देख लिए क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों को एक साथ मिला के जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और यही प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का लाइफ होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में, कोशिकांग के बारे में, कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं जिनको कि हम कोशिकांग कहते हैं, उनका क्या काम है। एक छोटा सा करना है तो आप मेरे एजुकेशनल ऐप पे आ सकते हैं, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और जिसका जो कि सुप्रिया जीएस स्टडी सेंटर के नाम से है, जिसका कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लोगो, है ना। और इसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आके आप स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर वे में सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए कि सबको इसका बेनिफिट मिल सके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू आप सभी को, एंड हैव ए नाइस डे।